डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसे गुरु, ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे हम सबको प्रेरणा देने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख के रूप में संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति की दिग्विजयी पताका को फहरा रहे हैं। भारतीय संस्कृति के दूत बनकर संसार के कोने कोने में, इस देश के कोने कोनों में, सुदूर अंचलों में, वनांचलों में श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्रवास करते हैं और लोगों के जीवन की दिशा ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमारा यूनिवर्सिटी, उसके आप चांसलर हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से लगभग 100 से अधिक शोध ग्रंथों का आपने मार्गदर्शन किया है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान एक रिसर्च यूनिट है जो धर्म और विज्ञान पर, रिलीजन एंड साइंस पर रिसर्च का काम करती है। विगत लगभग 30 वर्षों से उसके एक बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट के रूप में क्रियाशील हैं। विज्ञान के अनेक प्रयोगों को, धर्म के अनेक बातों को विज्ञान सम्मत बनाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग इस हमारे साइंटिस्ट यूनिट्स के माध्यम से किया है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब शिक्षा से एमडी हैं, मेडिसिन से। बहुत थोड़े से समय तक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। अपने गुरु के आह्वान पर अपना सब कुछ त्याग कर गुरु के चरणों में समर्पित हो गए। आज जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो विषय है युवाओं का राष्ट्र में, समाज में योगदान क्या हो, राष्ट्र और समाज में युवा क्या कार्य करे। इस विषय पर कोई अगर सच्चा भाषण दे सकता है तो सिर्फ वही व्यक्ति जिसने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए बिल्कुल यौवन काल में, आप सबकी उम्र में समर्पित कर दिया। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व आज हम सबके बीच है। अनेक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने आलेखों से संपूर्ण विश्व में उनकी चर्चा है। अखंड ज्योति जैसी बहुत ही वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की प्रतिपादन करने वाली पत्रिका के आप संपादक हैं और शताधिक, 100 से अधिक पुस्तकों का आपने लेखन किया है। आप सबका, हमारा सबका सौभाग्य हमारे बीच श्रद्धेय डॉक्टर साहब हैं। मैं आप सबकी ओर से श्रद्धेय डॉक्टर साहब को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। आज का विषय राष्ट्र और समाज निर्माण में युवाओं की भागीदारी। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। आप में से सभी को हम सबका आदि मंत्र गायत्री मंत्र आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं सिखाता हूँ। आज गायत्री मंत्र वेदों का शुरुआत का मंत्र कहा जाता है। वेदों की शुरुआत जहाँ से हुई थी वो गायत्री मंत्र से हुई थी और इसीलिए गायत्री को गायत्री वेद माता कहा जाता है। और हमारे जो वेद हैं, अनादि ग्रंथ हैं, उन सब में इसके बारे में उल्लेख आता है। इसको धर्म से परे माना जाता है। किसी भी धर्म के लोग, किसी भी संप्रदाय के लोग गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं क्योंकि इससे सद्बुद्धि बढ़ती है। गायत्री मंत्र को मेरे साथ साथ दोहराएंगे, बोलेंगे ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं पूरा बोलता हूँ इसको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे बीच में बैठे हुए प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, डॉक्टर उत्पल शर्मा प्रिंसिपल साहब इस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, हमारे बीच में बैठे हुए डॉक्टर झा साहब डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो, और अन्य सभी अध्यापक अध्यापिका बहनें, सभी छात्र छात्रों। बच्चों में कुछ खोजने आया हूँ अंडमान निकोबार में। मुझे कुछ चीज़ की खोज है। तो लोग समझते हैं कि यहाँ खोजने आते हैं तो पानी में डुबकी लगाते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, अंदर घुस के देखते हैं कहाँ मूंगा है, कहाँ कोरल है, कहाँ पर क्या है, कितनी मछलियाँ हैं। मैं महामानव खोजने आया हूँ, वो आपके अंदर छिपा पड़ा है। मैं ऐसे व्यक्ति, ऐसी बहनें, ऐसे कार्यकर्ता ढूंढने आया हूँ जो आगे चलकर अंडमान की इस भूमि को ऐसा बना सकें कि भारत के लोग भी नाच कर सकें, काश हम भी अंडमान में होते तो कितना अच्छा होता है। ऐसा उनके मन में लालच पैदा हो जाए। मैं पूरे भारत भर में घूमता हूँ, पूरे विश्व भर में घूमता हूँ, मैं उनको बता सकूँ कि मैं ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ के आया हूँ।
आज की इस चर्चा में इसी के बारे में बात करेंगे। आज संयोग से सुभाष चंद्र बोस हमारे जो राष्ट्र के अमर शहीद रहे हैं, जिनको उचित स्थान नहीं मिल पाया भारतीय राजनीति में पारस्परिक विवादों के कारण या कई झंझावातों के कारण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, जापानीज़ अगेंस्ट में थे ब्रिटिश के, जापानीज़ का साथ वो हो गए। जापानीज़ ने यहाँ आकर जो क्रूर कर्म किया वो भी उनके निगाह में था। पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहला झंडा फहराया था। मतलब पहला तिरंगा झंडा भारत की भूमि पर कहीं फहराया गया तो पोर्ट अंडमान की धरती पर फहराया गया। ये हम सब के लिए और आप सब के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। हम सबको इसके लिए अभिमान होना चाहिए। भारत में नहीं फहराया गया, भारत की मेन भूमि, मुख्य भूमि में नहीं फहराया गया, ये फहराया गया अंडमान की भूमि में। ये तथ्य बहुत सारे लोगों को भारत में भी नहीं मालूम है। ये मैं जाके इसको बताऊंगा, समझाऊंगा और इसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने अपना लेखन का काम इकट्ठा कर लिया है जो मैं वहाँ जाके बताऊंगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम परिवर्तन के महान क्षणों से गुजर रहे हैं। ग्रेट मोमेंट्स ऑफ चेंज। बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेज़ी से, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल चेंज हो रहा है। एक चेंज आप लोगों के अंदर हो रहा है। आप लोग जिस अवस्था में 12 साल की उम्र से 13 साल की उम्र में बढ़ते हैं तो आपके अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, केमिकल चेंजेस, और ये होते हैं हार्मोनल चेंजेस। ये आपको अंदर से जोश देते हैं, उत्साह देते हैं, कुछ काम करने की उमंगें देते हैं। इसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो जाते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस भी हो जाते हैं। बॉडी हमारी डिफरेंट टाइप की डेवलप हो जाती है। लड़के की लड़की की जैसे डेवलप हो जाती है, लड़की की लड़की जैसे डेवलप हो जाती है। इवन पेरेंट्स कैन नॉट डिसाइड, माता पिता भी नहीं पहचान पाते कि ये वही लड़की है जिसको हम गोद में लेके खेला करते थे, वो इतनी बड़ी हो गई। परिवर्तन रासायनिक छोटे छोटे सूक्ष्म रसस्राव, मतलब माइक्रोलीटर में होते हैं वो एंडोक्राइन हार्मोन्स जो अंदर हमारे शरीर में रक्त में सिक्रेट होते हैं और वो चेंज कर देते हैं हमारी आवाज़ को भी, हमारी शक्ल को भी, सब कुछ चेंज कर देते हैं। ये जो चेंज आता है, इस चेंज से शुरुआत होती है एक नए अवस्था की जिसको कहते हैं किशोरावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था वो होती है जिसमें कि सारे कमिटमेंट तय होते हैं और ये तय होते हैं हमें क्या करना है। ऐसी कोई एज थी, ऐसी कोई उम्र थी 12-13 साल की मेरी भी, जब मैं स्वामी विवेकानंद की सेंटेनरी मनाई गई उस प्रोग्राम में गया था और मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना कि स्वामी विवेकानंद ने कितना किया इस देश के लिए, हम क्या कर सकते हैं। 12-13 साल की उम्र में मैं अब मेरे गुरुदेव से जुड़ गया, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से, जिन्होंने मुझे बताया कि राष्ट्र के लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए मर मिटना ही सबसे बड़ा आदर्श है जो तुम्हें करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं तो आपसे ये पूछने आया हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है, आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा कि नहीं। और मैं मेडिकल की डिग्री लेना चाहता हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं कमाना चाहता हूँ। स्पष्ट ईमानदारी से मैंने अपने गुरु के सामने अपनी बात रख दी। मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, आकर के हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ और उसमें चाहता हूँ मैं खूब सेवा करूँ जनता की। बोले उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, सही है बिल्कुल, पर ये जो तुम अमेरिका बीच में ले आते हो बार बार, ये मत लाया करो। मैंने कहा अमेरिका में सबसे बढ़िया सिस्टम है टीचिंग का, और टीचिंग इंस्टीट्यूशन होने के नाते मैं पढ़ना चाहता हूँ। मित्रों, उन्होंने मुझे गाइड किया, निरंतर गाइड किया, पर मुझे रोका नहीं कभी। उन्होंने मुझे MBBS करने दिया। MBBS के दौरान फाइनल ईयर में मैंने अपना फॉर्म भरा विदेश जाने के लिए, वो भी मना नहीं किया। मैंने MD किया मेडिसिन में, उस समय भी उन्होंने कहा तुम करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। मैं पढ़ाई करता रहा। मैंने अमेरिका के लिए कुआलालंपुर मलेशिया में जाकर एग्ज़ाम पास कर लिया, नौकरी लग गई। यहाँ तक कि उस ज़माने में इतना कीन था कि मैं MD भी नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था तुरंत चला जाऊँ, क्योंकि नौकरी बहुत अच्छी लगी थी, लुक्रेटिव ऑफर था। पर गुरुदेव ने मना कर दिया। उनके मना करने के तुरंत ना करने के बाद फिर बाद में जिद नहीं की। वहीं पर हिंदुस्तान में, भारत में नौकरी कर ली मैंने एक इंटेंसिव केयर यूनिट में, और उसके बाद फिर मेरे को 2 साल बाद उन्होंने हरिद्वार बुला लिया। तो 27 साल की उम्र में मैं हरिद्वार चला गया और तब से लेके अब तक वहाँ काम कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी हमने 2002 में खोली। 2002 से मैं करीब 3500-4000 बच्चों का मार्गदर्शन करता हूँ, उनको सिखाता हूँ जीवन जीना, जीवन जीने की कला, जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे विभिन्न प्रकार के तनावों से जूझा जाए। आप सबके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते होंगे, पढ़ाई के दौरान भी और वैसे भी जीवन में जो हमारे मन मस्तिष्क में चेंजेस होते रहते हैं बराबर, कंटिन्यूस इंटरेक्शन के माध्यम से, पारिवारिक
दबाव के माध्यम से, सामाजिक दबाव के माध्यम से, और जो राष्ट्रीय हलचलें हो रही हैं, सारे देश में हो रही हैं, उसके माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं उससे भी, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पीयर्स, जो हमारे सबसे समीप के हमारे दोस्त हैं, उनके माध्यम से भी आपके जीवन में परिवर्तन आता होगा। बहुत सारे चेंजेस होते होंगे, बहुत सारे मानसिक परिवर्तन होते होंगे। उन सब से कैसे जूझना, तनाव से कैसे जूझना, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, इसके लिए मैं एक चिकित्सक के रूप में रोल प्ले करता हूँ। मित्रों, मैं ये बता देना चाहता हूँ आप सबको कि धर्म का कोई लेना देना नहीं है हमारे जीवन से। हमारे जीवन में अगर किसी चीज़ का लेना देना है तो वह है धर्म की धुरी अध्यात्म से लेना देना। बहिरंग का दिखावा, पाखंड या कर्मकांड केवल थोड़े दिनों तक जरूरत है जिसकी, उसको सब कुछ मान करके जो बैठ जाते हैं लोग बाग, उनसे अलग अध्यात्म को जीवन में जो उतारते हैं, वो फिर सबसे पहला धर्म मानते हैं राष्ट्र धर्म। हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर राष्ट्र के हित के लिए काम करेंगे। जब ऐसा मानते हैं तो फिर वो एक छोटे से दायरे तक सीमित नहीं रहते। मेरा मंदिर, मेरा चर्च, मेरी मस्जिद, मेरा गिरजाघर, मेरा गुरुद्वारा, वहाँ तक नहीं सीमित रहते, फिर ऊंचा उठते हैं। फिर वो पूरे राष्ट्र की बात सोचते हैं, पूरे राष्ट्र के हित की बात सोचते हैं, पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, वातावरण के बारे में सोचते हैं कि वातावरण कैसे सही होना चाहिए और हमें किस तरह से क्यों क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। जैसे कि पोर्ट ब्लेयर में देख रहा हूँ मैं, कितनी क्लीनलीनेस है, सब कुछ मेंटेन है, पूरा क्लीन सिटी एक बार अपने आप में बहुत बढ़िया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इतने बड़े शहर में, जिसमें इतने सारे संख्या में टूरिस्ट आते हैं, और जैसे जैसे एयर सर्विसेज बढ़ती जाएंगी, जैसे मैं आया हूँ, ऐसे न जाने कितने लोग आते चले जाएंगे, तो देखते देखते गंदगी बढ़ेगी। परंतु अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग्स, ये है असली अध्यात्म। अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग्स, अवेयरनेस अबाउट आवर इकोसिस्टम, जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो इकोलॉजी है हमारी चारों तरफ की, इसके बारे में अवेयरनेस कितनी है हमारे मन में। ये अध्यात्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है, जिसका मैं प्रोपाउंडर हूँ, जिसको मैं अभिव्यक्त करता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको बताता हूँ, और जिसके बारे में मैं सबसे कहता हूँ इसको सीखना चाहिए जीवन में। और उस अवस्था में सीखना चाहिए जिस अवस्था में मैंने अपने गुरु से मुलाकात की और मैंने सीखा। आप उसी उम्र से गुजर रहे हैं सब, आप सब लड़के लड़कियां जितने भी यहाँ बैठे हैं टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में से आप निकल के चले जाएंगे, पर आप यदि अपने बारे में नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, तो आप कुछ नहीं जान पाए। सबसे पहले अपने बारे में जानना। आत्मानम विद्धि, उपनिषद कहता है अपने बारे में जानो, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। आत्मानम विद्धि, आत्मावरे ज्ञातव्य, आत्मावरे श्रोतव्य। ज्ञातव्य ने अपने आप को जानने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो तुम कौन हो। कौन है हम? मैं आत्मा हूँ, शाश्वत चिरंतन निरंतर कार्य करने वाली आत्मा हूँ, जो परमात्मा का एक हिस्सा है, और परमात्मा का एक हिस्सा होने के नाते सतत मेरे अंदर प्रज्वलित परमात्मा की ज्योति के रूप में मेरे साथ है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही एक अंश मनुष्य लोक में मनुष्य के रूप में घूमता फिरता दिखाई पड़ता है, वो मेरा ही एक अंश है। तो ये जब जिस दिन आप जान लेंगे कि आपके अंदर परमात्मा है, तो फिर कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप को जानो। आत्मानम विद्धि, आत्मावरे ज्ञातव्य, आत्मावरे श्रोतव्य। सारी दुनिया को सुनते हो, पर अपने आप को सुनने की कभी कोशिश की आपने? अपने आप को जानने की कोशिश की आप कौन हैं? कभी ऐसे कमरे में जाके बैठो जहाँ बिल्कुल शांत वातावरण हो, और वहाँ जाके सुनो। आप तो इतने अच्छे आइलैंड में बैठे हो जहाँ पर चारों ओर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आप बीच पे जाके बैठ के शांत लहरों की थप्पड़ों के बीच में लप डप जो म्यूज़िक करती रहती हैं, उनके बीच में जाके आप बैठ के अपने से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं कौन हूँ, को हम। सबसे पहला प्रश्न पूछा था किसी ने ऋषि के सामने, को हम, मैं कौन हूँ? तो बोले शिवो हम। तुम कल्याणकारी वृत्ति के नायक हो, तुम शिव हो, तुम शिव कल्याणकारी वृत्ति को जन जन तक फैलाने वाले हो। शिवो हम, दासो हम, दासो हम, ये सारी आंसर अंदर से आते हैं निकल के हमारे अंदर से। मैं वो परम पिता परमात्मा की ज्योति हूँ। ज्योतिषम पित्य ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्योतियों में भी परम ज्योति वो हमारे अंदर बैठी हुई है, निवास करती है। तो को हम, मैं कौन हूँ, और कौन आने के बाद फिर अपने आप से मंतव्य करना, मंत्रणा करना, अपने आप से चर्चा करना, बड़ा पागलपन सा लगेगा कभी अगर आप अकेले में बैठे और अपने से बातचीत कर रहे हैं। कभी अपने से बातचीत करके देखा तो लोग कहेंगे तो पागल है, अपने से बातचीत करता रहता है।
अपने आप ही अपने मन में बोलता रहता है। परंतु अपने आप से शांत होकर के बातचीत करिए। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कितनी संभावनाएं हैं, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी डिविनिटी क्या है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय एनी मीन्स, वर्क और वर्शिप और एनी मीन्स। आप किसी भी तरह से करिए, चाहे काम कर्मयोग के द्वारा करिए, चाहे पूजा के द्वारा करिए, चाहे आप राष्ट्र आराधना के रूप में करिए, सेवा के रूप में करिए, किसी भी रूप में करिए, पर इन सब के माध्यम से आपको अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है, और अपने आप को जानना है, अपने अंदर सोई हुई डिविनिटी को, देवत्व को पहचानने की कोशिश करनी है। जब ये आपके अंदर आ जाएगी बात, तो आप बहुत जागृत व्यक्ति बन जाएंगे, बहुत जागृत। आपके अंदर एक चिंगारी जल जाएगी, और वो चिंगारी जल करके आपके अंदर एक उम्मीद पैदा करेगी कि नहीं, मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। रामेश्वरम के तट पर चलती हुई ट्रेन में पेपर फेंकने वाला एक बच्चा, वो पेपर फेंक करके पैसे कलेक्ट करने वाला बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करता है, टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, और उसके बाद मद्रास में, चेन्नई में, IIT में वो पढ़ाई करके, और उसके बाद हमारा बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता है, इसरो की मिसाइल्स बनाता है, जिसमें कि वो ऊपर तक जाते हैं, और उसके बाद वो राष्ट्रपति बन जाता है, APJ अब्दुल कलाम। मित्रों, ये इतिहास का ऐसा सफलता की इतनी बड़ी कहानी है कि एक वहाँ का रामेश्वरम के तट के पास का मछुआरे का लड़का इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुँच सकता है। हर आदमी के अंदर संभावना है, हर आदमी के अंदर अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। उन अनंत संभावनाओं को, उन इन इमेंस पॉसिबिलिटीज़ को हमने कभी खोजा नहीं, कभी ढूंढा नहीं, इसलिए हम जानते नहीं हैं। खोजने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है। आपके अंदर एक राष्ट्र सेवक भरा पड़ा है, आपके अंदर एक समाज सेवी भरा पड़ा है, जो समाज की सेवा कर सकता है, समाज को ऊंचा उठा सकता है, और समाज के लिए कुछ रचनात्मक काम करने की का एक जज्बा दिखा सकता है। अभी जो गीत यहाँ हुआ, पुकारती नई धरा पुकारता नया गगन, नए मनुष्य के लिए नया विहान चाहिए। नया मनुष्य बनने की तैयारी चल रही है। नया मनुष्य 21वीं सदी के शुरू के 15-16 साल बीत गए, अब हमें एक नया संसार बनाना है, नया संसार, युवाओं का संसार। 65 करोड़ की आबादी वाला भारतवर्ष, 65 करोड़ युवाओं की आबादी वाला भारत, पूरे 125 करोड़ में 65 करोड़ युवा हैं, और आप उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर बैठे हुए। एक छोटे से आइलैंड में, भारत से बहुत दूर यहाँ बैठे हुए आप लोग उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस यूथ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके अंदर खूब ताकत भरी पड़ी है, खूब ताकत भरी पड़ी है, पर वो ताकत को पहचान नहीं पा रहे, अपनी ताकत को खुद महसूस नहीं कर पा रहे कि हमारे अंदर क्या ताकत है, हमारे अंदर क्या शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है, टेक अप एन आइडिया एंड टेक दैट आइडिया, इनहेल दैट आइडिया। अपने उस आइडिया को अपने अंदर आप उसको ग्रहण करने की कोशिश करें कि उसको अपने मसल्स में, नर्व्स में स्टील की तरह से उसको पहना लें अच्छी तरह से, और उसको अपने अंदर ओढ़ने की कोशिश करें, और 24 घंटे में और कुछ न सोचें, उसी आइडिया को सोचें। मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवत सत्ता के जैसा हूँ, मैं उनके जैसा हूँ, इसलिए मैं ऐसा बनने की संभावना रखता हूँ। अगर आप ऐसा बार बार सोचेंगे तो आपके अंदर की भगवत्ता, आपके अंदर का जो बैठा हुआ जो देवत्व का अंश है, वो निकल के बाहर आएगा, और वो निकल के बाहर आके आपके माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम कराएगा। आप में से ही IAS ऑफिसर बनते हैं, आप में से ही ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, आप में से ही ऐसे लोग बनते हैं जिनको आगे चल के बहुत बड़े बड़े काम करने हैं देश के लिए, समाज के लिए। आपको ही मिल कर के एक ऐसा समाज गढ़ना है जो नया समाज होगा, आने वाले ज़माने का नया समाज। हम लोगों ने, आप लोगों ने, मैं तो कहानी में देखा पूरा, और मैं पढ़ता रहता हूँ, इतिहास पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मुझे जानकारी है इतिहास में कि किस तरह से हमारे वीर सावरकर ने किस तरह से कष्ट झेला अपनी जेल में, आपकी सेलुलर जेल में, और किस तरह से अंग्रेजों ने दमन किया। दमन करने के साथ साथ किस तरह से हमारे लोगों ने साहस के साथ भारत माता के लिए लड़ाई लड़ी। उनके पास एक ही बल था, भारत माता, भारत माता। आप बताइए, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, ये बताइए किस देश में माँ बोला जाता है? किसी ने सुना है पाकिस्तान माता? किसी ने सुना है बांग्लादेश माता? किसी ने अमेरिका माता सुना है? तो फिर भारत को ही क्यों भारत माता बोलते हैं? इसलिए कि हमारे यहाँ वेदों का वाक्य है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या। ये भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ।
मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। पुत्र न्यूट्रल जेंडर है, इसमें पुत्र के मतलब पुत्र और पुत्री दोनों आ जाते हैं पुत्र के अंदर। मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी। जब ये भाव होता है तो इस माँ के लिए मर मिटने का मन करता है। श्री अरविंद लिखते हैं कि जब मैं भारत का नक्शा देखता हूँ तो भारत का नक्शा देखने के बाद मेरे मन में माँ की कल्पना आती है। माँ कैसी होगी? माँ एक ऐसी होगी जिसके बाल फैले हुए हैं, जिसके माथे पे एक मुकुट लगा हुआ है और उसके बाल कंधे पे, दोनों कंधों पे फैले हुए हैं। वो साड़ी पहने खड़ी है और उस साड़ी पहने खड़ी महिला को जब मैं देखता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है कि उसके माथे पे जो मुकुट है वो हिमालय है। उसका बायां कंधा जो है वो बंगाल है, और बंगाल से लेके बर्मा तक, बंगाल से लेकर थाईलैंड तक पूरा चला जा रहा है। दाहिना कंधा पंजाब से होता हुआ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक और पूरा वहाँ तक आगे तक जाता है। उसके 2 स्तन हैं जो विंध्याचल का प्रतीक हैं। उसमें एक यज्ञोपवीत है जो उसने पहना हुआ है, वो नर्मदा का प्रतीक है। एक करघनी पहन रखी उसने, यहाँ पहन रखा है जेवर जो कि गंगा नदी का प्रतीक है। और मित्रों इसके नीचे जाते हैं तो वो कहते हैं दोनों पाँव को पखारने वाला समुद्र पूरी दुनिया में अगर कहीं देखना हो तो वो भारत माता के रूप में देखना चाहिए। ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा ये देश केवल एक ही, भारत को ही चारों तरफ से समुद्र पखारता है। आपका अंडमान सी जो है वो जब भारत के बंगाल की खाड़ी के समुद्र से मिलता है वो भी पखारता है। बंगाल के अरब सागर से आने वाला अरेबियन सी वो भी पखारता है, और नीचे से हिंद महासागर भी पखारता है। तो ये पाँव को धोने वाला एक जो पाँव धोना आप जानते होंगे, आपके यहाँ कोई अतिथि आता हो तो पाँव धोते हैं, किसी पूजनी के पाँव धोते हैं। इस तरह से इस माँ के चरण धोने वाला काम समुद्र करता है, और ये समुद्र मीलों दूर तक फैला हुआ है। इंडियन ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन है, और न जाने कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर से लेकर के और जहाँ तक वो साउथ अफ्रीका के नीचे जाके मिलता है वहाँ तक फैला हुआ है। इस इंडियन ओशन के कण कण में मित्रों एक प्रकार से इस इंडियन ओशन के जल के कण कण में एक प्रकार से उन शहीदों की आत्माओं का निवास है, जिन शहीदों ने यहाँ जान दी और शहीदों ने यहाँ रह करके जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, और उन्होंने एक ही चीज़ का आसरा लिया, भारत माता, भारत माता, भारत माता की जय। और बार बार उसी आसरे पर उन्होंने 30-30, 37-37, 40-40 साल की सज़ा काटी। उनकी आहें भी होंगी यहाँ, उनको बर्बर ढंग से अत्याचार करने वाले लोग भी होंगे, जो उनकी आत्माएं भी होंगी, वो भी मर गए होंगे, उनकी भी आत्माएं होंगी। तो ये सब के सब पूरी एक ऐसा खेल है सूक्ष्म जगत का, कि सूक्ष्म जगत के खेल में हमें मिलकर के युवा शक्ति के माध्यम से एक वातावरण बनाना है, एक नया वातावरण बनाना है, एक तेजस्विता का, ओजस्विता का एक माहौल बनाना है, वातावरण खड़ा करना है। और उस ओजस्विता और तेजस्विता के माहौल को बढ़ाने के लिए आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मिलकर के अपनी पढ़ाई के अलावा दूसरा काम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने को समाज के लिए उपयोगी बनाइए। जब यहाँ से पढ़ करके जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए, स्वावलंबी बनिए। अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे ये आपका खुद मन बताएगा, आपको खुद गाइड करेगा कैसे डेवलप करना है अपने आप को स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़े होना, और उसके बाद उद्यमी बनना, एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, या फिर एक ऑफिसर बनना, या फिर एक अच्छा टीचर बनना, या फिर एक अच्छा देश प्रेमी, एक समाज सेवी बनना। ये आपके हाथ में, आप क्या चाहते हैं बनना, ये आपको अभी से तय करना पड़ेगा, गोल तय करना पड़ेगा। कई बार मेरे से लोग मिलते हैं, मुझसे मेरे पास आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तुम क्या बनोगे बेटा बड़े होके? कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है टीचर बनेंगे, कोई कहता है अभी सोचा नहीं है, अभी सोचा नहीं है। सोचना पड़ेगा। आप जो सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। आपके रोल मॉडल क्या है? आपके रोल मॉडल जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे आप बनते चले जाएंगे। रोल मॉडल हमारे महापुरुष होना चाहिए, हमारे वो लोग होना चाहिए जिन लोगों ने हमारे लिए जान गंवाई और जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। आज हिंदुस्तान अगर आज़ाद है मित्रों तो उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए। ये आइडेंटिटी आपके मन में बैठनी चाहिए, ये आपके अंदर छाप पड़नी चाहिए अंदर से, कि उन्हीं की वजह से आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। तो हो सकता है कि हिंदुस्तान आज़ाद रहा होता वो वाला मेनलैंड और ये जो पोर्ट ब्लेयर वाला हिस्सा है ये वाला शायद गुलाम रहा होता और वैसे ही त्रास सह रहा होता जैसे आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले सह रहा था। हो सकता है ऐसा होता, परंतु भागना पड़ा,
कुछ नियति का विधान, नियति का चक्र, प्रकृति का चक्र कुछ ऐसा होता है कि ज़्यादा दिन तक आप नहीं कर सकते गलत काम, और अल्टीमेटली आपको पे करना पड़ेगा, अंग्रेज़ों को पे करना पड़ रहा है। मित्रों, आज ब्रिटिश पीपल जिन्होंने कि इतना अत्याचार किया था, वो सब अपने ही घर में आतंकवादियों से मोर्चा ले रहे हैं, और जो कुछ भी काम करने वाले हैं वहाँ के लोग, वो सारे के सारे अपने हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, और भारतीय वहाँ प्रवासी भारतीय के रूप में रहकर इतना कुछ रेवेन्यू उनको कलेक्ट करके दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि यहाँ हम उनकी गुलामी में कर रहे थे, और गुलामी में कर रहे थे, ज़बरदस्ती हमको गुलाम बनाया गया, इस देश को ज़बरदस्ती गुलाम बनाया गया 4-5 बार। जब गजनी आया तब, जब मुस्लिम आए तब, यवन आए तब, और जब हमारे देश में अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में आकर के धंधा करना चालू कर दिया तब। इसके बाद मित्रों जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, इन सब गड़बड़ियों के बीच में हमको आज़ादी मिल गई 1947 में। पर 47 की आज़ादी पूरी आज़ादी नहीं है। 47 की आज़ादी को मित्रों ये मान के चलिए कि एक टेंटेटिव जो पत्रक होता है कि आप आज़ाद हैं आज से, बस तिरंगा बन गया, तिरंगा लहरा दिया गया, और उसी के माध्यम से हम लोगों ने मान लिया। असली आज़ादी तो अब लानी है। आज़ादी नेगेटिविटी से, आज़ादी दुनिया भर के जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, कुंठाएँ हैं, उन सब से, नकारात्मकता से आज़ादी, विभिन्न प्रकार की निराशावादिता से आज़ादी, और उसके बाद इन सब से आज़ादी लेकर अपने आप को आशावादी बनाना और अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करना, ये आपके मन में आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो मित्रों फिर आप महान बनते चले जाएंगे। आपके अंदर के सोया हुआ महामानव जगने लगेगा, और वो जग करके न जाने क्या क्या आपसे काम कराना चाहता है, बहुत बड़े बड़े काम कराना चाहता है। मैंने जैसे कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, हर एक के अंदर वो डिविनिटी भरी पड़ी है, देवत्व भरा पड़ा है। उस देवत्व को पहचानने की जरूरत है, बस केवल पहचानने भर की देर है। आप चमक को पहचान लेंगे, अंगारे के ऊपर एक फूंक मारेंगे तो वो राख मिट जाती है, राख हटते ही वो अंगारा चमकने लगता है, वो अंगारा आपके अंदर है। गुरु उस अंगारे की ऊपर की राख को ही हटाता है, बस फूंक मारता है। फूंक मारते ही उसको दिखाई देने लगता है कि इसके अंदर चमक है, और उसको शिष्य को भी दिखाई पड़ता है कि मेरे अंदर वो चमक है। बस फिर उसके बाद बदल जाता है, सारा जीवन क्रम बदल जाता है। मित्रों, 10 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार है। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आप गायत्री परिवार से जुड़िए, और गायत्री परिवार से जुड़ के ढेरों रचनात्मक काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग गंगा को शुद्ध कर रहे हैं। आपको मालूम है गंगा नदी कहाँ आके मिलती है? कितने लोग ज्योग्राफी जानते हैं? गंगा नदी कहाँ आके मिलती है? बंगाल की बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल कहाँ आता है? अंडमान के नज़दीक आता है। यहाँ तो पूरा के पूरा मतलब गंगा का जल ही एक प्रकार से अंडमान को स्नान कराता है, और अंडमान सी में जाके मिल जाता है। इस प्रकार से एक प्रकार से इस गंगा को हम लोगों ने साफ करने का व्रत लिया है। 5225 किलोमीटर लंबी गंगा जो गोमुख से निकलती है, और गोमुख से निकल करके जो जाती है गंगा सागर तक, उस गंगा को शुद्ध करने का हम लोगों ने दायित्व लिया। हम लोग करेंगे, उसको साफ करेंगे, सफाई करेंगे। उसके 25-30 किलोमीटर का एरिया इधर, 25-30 किलोमीटर का एरिया इधर, इसको हम सफाई करेंगे। कैसे करेंगे? आप जैसे ही विद्यार्थियों को, आप जैसे ही प्रोफेसर्स को, टीचर्स को हमने इन्वॉल्व किया है। हमने रहने वाले गंगा किनारे रहने वाले लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की है, और अवेयरनेस पैदा करके हमने कोशिश की है कि आप पहचानिए अपने आप को, और पहचानिए कि आपकी गंगा अगर शुद्ध नहीं रहेगी तो जीवन रेखा शुद्ध नहीं रहेगी, पीने का पानी शुद्ध नहीं रहेगा। गंगा नदी करीब करीब 3/4 आबादी को पोषण देती है विभिन्न नदियों के माध्यम से। तो हम गंगा के माध्यम से पूरे उत्तर भारत को, मध्य भारत को एक नया जीवन देंगे, नया प्राण देंगे। ये कौन कर सकता है सेवा का काम? ये वही कर सकते हैं जिनके अंदर युवा हो, और युवा के साथ साथ उत्साह हो, बल हो। तुम सब युवा हो, वो हर व्यक्ति युवा है जिसके अंदर जीवन जीने की उमंग है। मैं तो ये कहता हूँ 0 से 90 साल तक हर व्यक्ति युवा है। जो पैदा हुआ है कल, वो भी युवा है। अर्थात अंदर से कुछ करने की उमंग हो जिसके अंदर, वो युवा है। अगर वो युवा उमंग को पहचान ले अपने अंदर की, और पहचान के काम करना चालू कर दे, तो ढेर सारे रचनात्मक काम करने के लिए पड़े हैं। हम लोगों ने 200 प्रकार के गृहोद्योगों को, ग्रामोद्योगों को विकसित किया है, डेवलप किया है। और 200 प्रकार के ग्रामोद्योगों के माध्यम से आप अपने उद्योगपति बन सकते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। आप अपना खुद का खर्चा निकाल सकते हैं। आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, या हमको सरकार नौकरी दे तब जाके हम कुछ काम करेंगे। नहीं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। ये सारा के सारा जो भी कुछ राष्ट्र सेवा, समाज सेवा वाला प्रयोग है मित्रों, ये हम लोगों ने गायत्री परिवार में किया है। और गायत्री परिवार में हमने जिन युवाओं को जोड़ा है, बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा है। ढेर सारे युवा में हम लोग उनकी क्लासेस भी लेते हैं,
उनके कोर्सेज़ भी हमने डिवाइस किए हैं। युवा वर्कशॉप का कोर्स डिज़ाइन किया है। और इसके अलावा युवाओं के बीच में जाकर मैं स्वयं जाता हूँ। अभी जो वन संचालन कर रहे थे KP दुबे जी, वो भी जाते हैं। और हम लोग जाकर के सारे देश के कोने कोने में, विदेश में भी, पूरे कोने कोने में, हर राष्ट्र में जाकर हम अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं भारतीयता के प्रति, भारतीय स्वतंत्रता के प्रति, संस्कृति के प्रति। सबसे ज़्यादा आप लोगों को जानना चाहिए संस्कृति और सभ्यता का अंतर। संस्कृति किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता कहते हैं एटिकेट्स को। हु आर यू? माई नेम इज सो एंड सो। डू यू नो द एटिकेट्स? यस सर। व्हाट डू यू नो द एटिकेट्स? सर, आई शुड सैल्यूट यू इन द मॉर्निंग व्हेन आई कम टू यू। ये क्या है? ये एटिकेट्स हैं, ये सभ्यता के शिष्टाचार कहेंगे। जब भी तुमको कोई चीज़ दे तो तुमको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। ठीक, ये एटिकेट्स, ये सोशल सेंस है। परंतु इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है संस्कृति, कल्चर। कल्चर इज ग्रोइंग द क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज इन योर इनर सोल। अपने अंदर अच्छी गुणों को पैदा करना। आप लोगों ने एग्रीकल्चर शब्द सुना है? एग्रीकल्चर शब्द सुना है? हॉर्टिकल्चर शब्द सुना है? सेरिकल्चर शब्द सुना है? रेशम की खेती, रेशम बनाते हैं उसमें। फ्रूटिकल्चर शब्द सुना है? फ्लोरिकल्चर शब्द सुना है? फूल पैदा करना, फूल पैदा करना, फल पैदा करना। ये कल्चर शब्द का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोइंग द ट्री, ग्रोइंग द गार्डन, ग्रोइंग द सीड्स, ग्रोइंग द फ्रूट्स, ये सब ग्रोइंग। तो कल्चर का मतलब क्या हुआ? भारतीय संस्कृति का मतलब क्या हुआ? अपने अंदर अच्छाइयों के गुणों को पैदा करना, अपने अंदर अच्छाइयों का गुण पैदा करके अपने को महान बनाने की कोशिश करना। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आप लोग एक संकल्प लेंगे और अपने अंदर इस अच्छाइयों के गुणों को पैदा करने का प्रयास करेंगे। आज का दिन इसलिए भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन है, 23 जनवरी का दिन है, बहुत ऐतिहासिक है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ, पर अब मुझे समझ में आया पर्पज़ कि ये मैं इसलिए मौजूद हूँ कि यहाँ पर नेताजी ने पहली बार तिरंगा फहराया था और मैं उनके इस अवसर पर यहाँ मौजूद हूँ आप लोगों को संबोधित करने के लिए। आप लोगों को खूब खूब मंगल कामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप हमेशा आगे प्रगति करें और ढेर सारे अच्छे अच्छे काम करते हुए अपने मेनलैंड्स में जब आएँ तो हमारे यहाँ आएँ, हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों से मिलें। हमारी यूनिवर्सिटी कई प्रांतों में खुल रही है, 6-7 प्रांतों में खुल रही है और आगे अगर प्रयास रहा हमारा तो हम अंडमान निकोबार में भी एक यूनिवर्सिटी खोल के दिखाएंगे और यहाँ खड़ी करेंगे एक यूनिवर्सिटी यहाँ की, उसमें आप सबको शामिल करेंगे, सारे के सारे यहाँ के लोगों को। हमारी कोशिश है कि शिक्षा और विद्या दोनों को मिलाने की कोशिश करें। शिक्षा भौतिकवाद को प्रतीक है और विद्या अध्यात्मवाद का प्रतीक है। दोनों को मिला करके एक साथ बढ़ाने की कला। खूब खूब मंगल कामनाएं।